लेकिन रहने को घर नहीं है। आदिवासी को अगर रहने को घर नहीं है, झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारा करता है, पेड़ के नीचे सो जाता है, उसको पक्का घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप पूरी ताकत से बताओ तो मुझे काम करने का मजा आएगा। घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हिंदुस्तान के हर परिवार के पास अपना पक्का घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। माननीय उच्चतम न्यायालय भारतीय संविधान के रक्षक और भारत के आम लोगों की समस्याओं को, उन समस्याओं को, जिन समस्याओं को स्थानीय पदाधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और स्थानीय सरकार या यूं कहें कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार जब नहीं सुनती है तो लोग अदालतों का रुख करते हैं और अदालतों में निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लोग दरवाजे तब तक खटखटाते हैं जब तक कि उन्हें न्याय न मिल जाए। लेकिन क्या न्याय देते समय न्यायालय में बैठे उन माननीय जजों की नज़र उन तमाम पक्षों पर होती है या नहीं होती है? क्या कभी आपने सुना है कि माननीय न्यायाधीश महोदय केवल एक पक्षों को सुनते हैं और अपना निर्णय दे देते हैं? लेकिन जी हाँ, कई ऐसे फैसले आए हैं जिस विषय पर यह कहा जा सकता है कि शायद माननीय न्यायालय ने या माननीय न्यायाधीश महोदय ने दोनों पक्षों को शायद नहीं सुना। जी हाँ, ऐसा ही लगता है। दिल्ली और हरियाणा के सीमाओं पर बसा एक बड़ा गांव, वो आबादी जिसे खोड़ी गांव के नाम से जानते हैं। जी हाँ, लकड़पुर खोड़ी। और ये बहुत ही प्रसिद्ध जगह, बगल में सूरज कुंड है। सूरज कुंड एक तीर्थ स्थल भी है या माने दर्शन स्थल है, टूरिज्म की जगह है। और सूरज कुंड के बिल्कुल 1000 मीटर कह लें के बाद यह आबादी शुरू हो जाती है और दिल्ली की सीमाओं पर आकर, जी हाँ, वो लाल कुआं वाला इलाका जो तुगलकाबाद का इलाका है, उससे ये सीमा जुड़ती है। और आज से 25-20 वर्ष पहले लोगों ने यहां आकर अपना आशियाना बनाना शुरू कर दिया था। क्यों किया था शुरू साहब? जी हाँ, ऐसे ही तमाम जगहों पर हो रहे हैं। दिल्ली की वो तमाम कॉलोनियों का इतिहास जब आप उल्टेंगे तो पता ये चलेगा कि ये तमाम कॉलोनियां भी 30-35 साल पहले धीरे धीरे बसनी शुरू हुई थी। और इसी तरह के खेतों में, खलिहानों में, जंगलों में लोगों ने अपने आशियाने को बनाना शुरू किया था। लेकिन उस वक्त उसे अनऑथराइज्ड जरूर कहा जाता था कानून के शब्दों में, लेकिन उसे जो लोग भी खरीदार होते थे उन्हें उसी कानून का, जी हाँ, वो अशोक स्तंभ वाला कागज़, जिस कागज़ में अशोक स्तंभ होता है, जो नोटरी के कागज़ हैं, और वो नोटरी के कागज़ हैं का मतलब है कि वो पैसे सरकार के ख़जाने में पैसे नहीं जाते। न न न न न सरकार के ख़जाने में वो पैसे जाते हैं। जब आप नोटरी के पेपर लेंगे तो वो रेवेन्यू सरकार के ख़जाने में चला जाएगा। वो रेवेन्यू स्टैंप के नाम से ही जाना जाता है। तो वो रेवेन्यू स्टैंप पर जीपीए, विल और इत्यादि इत्यादि सेल एग्रीमेंट, इस तरह के कागजात बनते थे। और इसी तरह पूरी आबादी बसती चली गई और बाद में उसको लीगलाइज कर दिया गया, यानी नियमित कर दिया गया। तो क्या ये वो आबादी जो खोड़ी गांव के नाम से आप जान रहे हैं, क्या इन आबादी में रहने वाले लोगों ने हवा में आकर क्या झुग्गी डाली क्या? मुझे याद आता है राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह का वो ज़माना जब झुग्गी वासियों की तरफ उनकी नज़र गई और झुग्गी वासियों को उन्होंने एक टोकन इशू किया था, यानी झुग्गी में रहने वाले भी तो देश के ही लोग हैं। लेकिन क्या आज 21वीं सदी में जिस देश का प्रधानमंत्री कपड़े से ही नहीं बल्कि अब अगर मेन स्ट्रीम मीडिया को देखेंगे और अखबारों की सुर्खियों को देखेंगे तो पिछले दिनों भी एक रिपोर्ट फ्लश किया गया कि पूरी दुनिया में नंबर 1 लोकप्रियता के मामले में भारत के प्रधानमंत्री
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तो जरा उनके उन भाषणों को भी सुन लिया जाए जिन लोगों ने भी पूरी दुनिया में इन्हें नंबर 1 किया सर्वे करके, उन देशों के तमाम प्रधानमंत्रियों को पछाड़कर हमारे प्रधानमंत्री अगर नंबर 1 हुए हैं तो हमारे प्रधानमंत्री कैसे नंबर 1 हुए, किसमें नंबर 1 हुए, ये सारे सवाल पर तो बहस बाद में होगी। लेकिन पहले खोड़ी गांव के उस तमाम आबादी के ताल्लुक से प्रधानमंत्री जी के 2014 के भाषणों को अब आप छोड़ दें, 2019 के एक भाषण को सुन लें, उसके बाद आप फैसला करेंगे कि नंबर 1 किस तरह से बनाया जा रहा है और गरीबों की बड़ी आबादी को किस तरह से सड़कों पर लाया जा रहा। पहले सुने प्रधानमंत्री के उस भाषण को। लेकिन रहने को घर नहीं है, आदिवासी को अगर रहने को घर नहीं है, झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारा करता है, पेड़ के नीचे सो जाता है, उसको पक्का घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप पूरी ताकत से बताओ तो मुझे काम करने का मजा आएगा। घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हिंदुस्तान के हर परिवार के पास अपना पक्का घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या सरकार ने यह काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कांग्रेस पार्टी ने किया था, कांग्रेस वालों ने किया था। भाइयों बहनों, मैंने मन में ठान ली है, अगर आपके मुझे आशीर्वाद मिल जाए मैं ये सपना पूरा कर दूंगा। 2022, देखिए 2022 यानी आज से 3-4 साल के बाद हमारे देश की आजादी के 75 साल होने वाले हैं। गोविंद गुरु जैसे महापुरुषों ने जिन सपनों को देख करके बलिदान दिए थे, उस आजादी के 75 साल हो रहे हैं। और मैंने व्रत लिया है, संकल्प किया है कि 2022 आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का पक्का घर नहीं होगा। और कांग्रेस जैसा नहीं, घर यानी 4 दीवारें खड़ी कर दी। मोदी जब प्रधानमंत्री आवास योजना करता है तो पक्का घर, पक्की छत, घर में नल, नल में जल, गैस का कनेक्शन, बिजली, एलईडी बल्ब, शौचालय, ऐसा पक्का पूरा घर, ये मेरा सपना है। आपने सुन लिया उस भाषण को। साफ शब्दों में प्रधानमंत्री अपने संबोधन में कह रहे हैं कि 2022 तक पूरे भारत में कोई भी गरीब बगैर छत के नहीं रहेगा। क्या यह सच है? अगर सच है तो आइए खोड़ी गांव की उस जनता से सुनते हैं। पोती मेरे 14 साल की उम्र की हो गई, यही जगह पर आज हमें घर से उजाड़ा जा रहा है। क्यों उजाड़ा जा रहा है? हम ये भी यही पूछना चाहते हैं सरकार से, हमारा गलती क्या है? क्योंकि हम जो सरकारी जमीन पर बैठे हुए, जो कहते हैं कि जो जमीन सरकारी है वो हमारी है। मोदी जी तो बोले थे कि जहाँ झुकी तहाँ मकान। आदमी का और हौसला बढ़ गया। हम कहाँ जाए इतनी घड़ी? मोदी जी से हाथ जोड़ते हैं। मुख्तसर सुना, अभी मैं और कुछ सुनाऊंगा और लगातार सुना रहा हूं आपको। खोड़ी गांव की जनता क्या कह रही है। 1 घर, 2 घर, 10 घर, 100 घर, 500 घर नहीं है साहब, 1000 घर भी नहीं है, 10,000 से ज्यादा घर वहां पर मौजूद हैं। लाखों की आबादी है और बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कई राज्यों से लोग जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, उन्होंने उस जमीनों को डीलरों से खरीदा है। अब ये डीलर कौन है? ये वही डीलर हैं जो लीडर हैं, जिन्हें आप अगर भू माफिया कह दें तो नाराज हो जाएंगे। तो मेरा सवाल माननीय उच्चतम न्यायालय से है, जिनके आदेश पर इस पूरे खोड़ी गांव को खाली कराया जा रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष जब ये मुद्दे गए थे और जब इस पर डिस्कशन हो रहा था और जब फैसले की घड़ी थी, तो क्या माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश महोदय की नजर इस 10 घर
10,000 घर की आबादी पर नहीं गई। क्या होगा इनका, इस पर भी बहस होनी चाहिए थी। और मैं समझता हूं माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नज़र शायद वो, मुझे याद आ जाता है, अदालतों पर तो आप कटाक्ष नहीं कर सकते हैं, संवैधानिक अधिकार नहीं है, लेकिन न्याय की देवी की आंख में जो पट्टी की तस्वीर दिखाई जाती है, जो लोगो है न्यायालय का, शायद न्यायाधीश महोदय उसी लोगों की तरह काम कर रहे हैं। वरना न्यायाधीश महोदय जब निर्णय दे रहे थे तो एक निर्णय जब उस वन क्षेत्र को खाली कराने का था तो साथ में 2 और निर्णय देने थे। एक निर्णय, किसने उस आबादी को बसाया, कौन कौन लोग हैं जो पैसे ले लेकर उन जमीनों को अलाउट करते थे, और कौन कौन लोग हैं जो उसको बिजली प्रोवाइड करते थे, कौन कौन लोग हैं जिन लोगों ने उन्हें राशन कार्ड, आधार कार्ड और पहचान पत्र बनवा कर दिया, वो कौन कौन लोग हैं जो उन्हें पानी दे रहे थे, वो कौन कौन लोग हैं जिनकी निगरानी में यह आबादी बस रही थी, और वो सरकार कौन थी जो आंखें बंद करके रखी हुई थी, वो कौन से पुलिस पदाधिकारी थे जो वहां जाकर मौके पर मकान बनाने वालों से पैसे तो वसूलते थे लेकिन सरकार को यह रिपोर्ट नहीं देते थे कि यहां इस जगह पर अनऑथराइज्ड आबादी बस रही है। वो निगम के कर्मचारी कौन से थे जो वहां जाकर अवैध वसूली तो करते थे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वहां के लोग कह रहे हैं, अवैध वसूली तो करते थे लेकिन सरकार को यह रिपोर्ट नहीं देते थे कि वहां इतनी बड़ी आबादी बस रही है। तो कुल मिलाकर इसमें अगर मुकदमा होता है तो सबसे पहले फ्रॉड का मुकदमा उन तमाम भूमाफियाओं पर, नगर निगम के कर्मचारियों पर, स्थानीय पुलिस के पदाधिकारियों पर और उन तमाम राजनेताओं पर जिनके संरक्षण में यह आबादी बढ़ी, फली और फूली है, उन तमाम लोगों पर, इन तमाम गरीबों को उजाड़ने, इनके साथ धोखाधड़ी करने, इनके साथ चीट और फ्रॉड करने और इनका धन लूटने का आरोप लगाकर मुकदमा चलना चाहिए था। और साथ ही साथ सरकार को एक आदेश यह भी करना चाहिए था कि इन तमाम विस्थापित लोगों के पुनर्वास की पूरी व्यवस्था सरकार की होगी। अगर इस तरह का आदेश होता तो 3 फायदे होते। एक फायदा कि भूमाफियाओं पर लगाम लग जाता। आज खोड़ी गांव जल रहा है लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जहां भूमाफिया सरकारी प्लॉट्स को बेचते हैं, सरकारी जमीन को बेच देते हैं, गरीब सस्ता समझकर खरीद लेता है, वो अनजान होता है, वो नादान होता है, वो परेशान होता है, वो किराए के मकान से निकलना चाहता है, अपना आशियाना बसाना चाहता है, इसलिए वो इस तरह की जमीनों को खरीद लेता है। और ये सिर्फ खोड़ी गांव के साथ नहीं है सर, ये उत्तर प्रदेश के कई शहरों में हो रहा है, ये आज भी दिल्ली के कई क्षेत्रों में डीडीए की जमीन, एमसीडी की जमीन को उन्हीं से मिलकर, डीडीए से मिलकर, उनके पदाधिकारियों से मिलकर भूमाफिया उस प्लॉट का प्लाटिंग करते हैं, गरीब लोग उसके चंगुल में फंसते हैं और फिर बाद में बुलडोजर आता है और उनके लाखों के कमाई पर पानी फेरकर चला जाता है। तो क्या खोड़ी गांव के साथ जिस तरह की हरकत हुई और न्यायालय ने जिस तरह का फैसला दिया, क्या न्यायालय को इस पर पुनर्विचार नहीं करना चाहिए? और आदरणीय प्रधानमंत्री जो बार बार कहते हैं कि 2022 से पहले सबको छत देंगे, तो मैं उनका बयान भी आपको सुना देता हूं, जो ये कहते हैं कि मैं गांव की सारी संपत्ति बेचकर यहां आया था और अब मेरे पास जान देने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, या तो मैं यहीं खत्म हो जाऊंगा या फिर किसी सड़क पर प्लास्टिक तान कर रहूंगा। और वो भारत के हैं, वो CANRC के दायरे से बाहर हैं, वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के नहीं हैं। और एक बात और बोल दूं जो मुझे आदत नहीं है बोलने की, कि वो इस देश के वो निवासी हैं जिन निवासियों पर प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी राजनीति करते हैं और जिसके धर्म का नाम लेकर सत्ता के शिखर पर बैठे हैं। जरा देखिए उस पूरे दृश्य को और सुनिए उन दुखियारे की दास्तान जो आज कहीं के नहीं है, न घर के हैं न घाट के हैं। और यह सब कुछ इसलिए हुआ है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने एक पक्ष को केवल सुना है, वन विभाग को, दूसरे पक्ष को सुना ही नहीं, देखा ही नहीं। अभी समय है कि अभी भी न्यायालय
का ध्यान इस ओर आए और सरकार भूमाफिया और उन तमाम संबंधित विभागों के उन पदाधिकारियों जो भ्रष्टाचार में आकंठ लिप्त हैं उन पर भी कार्रवाई करे। साथ में इन तमाम खोड़ी गांव के निवासियों के पुनर्वास की योजना बनाए, उसका आदेश करे। देखें खोड़ी गांव के दृश्य और उन तमाम दुखियारों के बयान। मर जाएंगे हम लोग, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, बाल बच्चा ले कोई इंतजाम नहीं कोई नहीं है, मर जाएंगे रोड पे। गांव में भी जगह नहीं, गांव का बेच करके यहाँ ले लिए। गरीब आदमी रहते तो गांव में, अमीर रहते तो गांव में रहते ना, गरीब है तभी तो यहाँ पे लिए हैं। मर जाएंगे, बाल बच्चा लेके पहले बुलडोजर हम लोग पे चलाए, तब उस पे मकान पे चलाए, हम लोग लेट जाएंगे वहाँ पे, मर जाएंगे, जिंदा नहीं रहेंगे। अगर सरकार चाहते तो हम लोग मर जाएंगे, पहले हम लोग को मार दे, उसके बाद में मकान तोड़े के लिए तरस रहे। ना गांव में है जमीन, ना यहाँ पे रहेंगे तो कहाँ जाएंगे। बच्चे छोटे छोटे हैं, 4-5 बच्चे, लड़की भी गुजर गई, 3 साल हो गया। क्या सरकार से आप मांग करना चाहती हैं? हम चाह रहे हैं सरकार से जो झोपड़ी रहे, बस झोपड़ी दे दे, बस हो गया, और कुछ नहीं चाहिए सरकार से। कब से हैं यहाँ? हम 15 साल से हैं, बनारस के रहने वाले हैं हम 15 साल हो गया हमको रहते। अब बाल बच्चे लेके हम कहाँ जाएंगे, किराए पे तो रूम भी नहीं मिलता है, सारा कुछ खत्म हो रहा है। ये झुग्गी भी है वो भी तोड़ रहे हैं लोग, और लाइट पानी भी सब बंद हो गया है। अब बताएं हम रहे तो रहे, कैसे रहेंगे? सर हमारा ये पानी लाइट आज 10 दिन हो गई बंद करे, तो हमारा बारिश का पानी भरा है। 20 दिन पहले बारिश पड़ी थी, वही इकट्ठा होकर जमा होकर नहीं, एक टैंक बना हुआ है, उसमें तो क्या बोले, उसी में तो नहाते धोते, सब कोलगेट मंजन सब बर्तन उसी में तो करते। उसमें कीड़ा उड़ा नहीं पड़ा? आप देख सकते हैं, अब कीड़ा पड़ा, चमत पड़ा, अब तो कन्ना सर नहीं है तो चमन्ना चचीना, ऐसा मर रहे सर, ऐसा मर रहे, उससे मर जाएंगे। अब तो यही सोच के बैठे कि ऐसा मर रहे, वैसा मार रही है सरकार, ऐसा मरना है सरकार की तरफ से, तो हम ऐसे ही मर जाए। ऊपर वाला आप कब से हैं? हमें हो गई 10 साल करीब। 10 साल से आप भी हैं। कितने बाल बच्चे? हमारे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे। आदमी हमारे शौहर जो हैं वो बीमार हैं, कैंसर की बीमारी है उनको, और अभी आए हुए थे लेकिन धूप की वजह से चले गए। धूप में खड़े होते हैं तो उनको खून आने लगता है यहाँ से, गले में से, गले का कैंसर है उनको, और बहुत ज़्यादा परेशान है। एक बेटी जवान है, कहाँ लेके घूमे उसको, यहीं पे हमें मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हमने पैसे से एक पैसा जोड़ के बनाया है। थोड़ा माँ ने हमें 25,000 रुपया 20,000 दिया था हिस्से का, एक मकान बेचा था, वो भी लगा दिया। यानी वो भी खत्म हो गया? यहीं लगा दिया ला करके। 5,000 रुपया हमारे लिए जमा कर गई थी, वो भी मेरे 22-23,000 रुपये बने थे, वो भी लाके यहीं लगा दिया मैंने। मेरे पास कुछ भी नहीं है, बच्चों ने कमाया था वो भी यहीं लगा दिया। शौहर की कमाई का कुछ भी मेरे पास नहीं है। शौहर 10 साल से बीमार है, मेरे 9-10 साल से, 9-10 साल हो गई मेरे शौहर को बीमार। हम चाहते हैं कि मुझे सरकार भीख में ये झोंपड़ी दे दे, जो मैं अपने बच्चों को लेके बैठी रहूं। एक जवान मेरे बच्चे हैं, परवरदिगार भीख में दे दे। और वो मोदी जी हैं, वो भी तो एक अल्लाह के बाद में उनको भी दर्जा दिया है। अल्लाह के बाद में जब वो सरकार है तो वो भी ऐसा ही दर्जा रखते हैं बड़ा, तो वो भीख दे दें हमें, ये जगह दे दें हमें बस रहने के लिए, क्योंकि हमने खून पसीने की कमाई से बनाया है, बहुत मुश्किल में, बहुत परेशानी में बनाया, बहुत ज़्यादा मुसीबत से बनाया है। मैं तो 15 साल से डाली वोट यहाँ पे। ईमानदारी से बताइए। ईमानदारी से बता रहे, मेरी वोटर भी है यहाँ पे, वोट डालते हैं हम लोग। मैं जो सवाल कर रहा हूँ ईमानदारी से बताइए। वोट जो है डाल रहे थे तो ये सोच के ही तो डाले होंगे कि रोड बनेगा, बिजली बनेगा, सड़क बनेगा। हाँ जी, इसीलिए मैंने डाला था यहाँ पे वोट। हमारे यहाँ पे बहुत सी महिलाओं के, बहुत से भाइयों के वोटिंग यहीं की है, और उन्होंने हरियाणा में डाल के आए हम लोग। तो हम लोगों ने तो यही सोचा था कि साथ हम लोग वोट डाल रहे हैं यहाँ पे तो हमें लाइट मिलेगी, हमारे रोड बन जाएंगे, पानी मिल जाएगा। ऐसा तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा हम लोगों को। जो लोग वोट मांगने आते थे हाथ जोड़ के, उन लोग से मिलने नहीं गए दोबारा? अब तो कहाँ जाऊँ, वोट लेने के लिए आते तो हाथ जोड़ते थे, चाहे वो जात का कोई भी हो तो उनके पैर छूते थे। अब नहीं देखते हैं कि पब्लिक संकट में हम लोग उनको देख के आए, भूखे या प्यासे हैं। पता 3-4 दिन हो गए, एक रोटी नहीं, एक रोटी खा के रखी मैंने। मेरे को भी शुगर की बीमारी है, कहाँ जाऊँ? अब कोई नहीं आते हैं यहाँ पे।